नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वै सव्यसाधूनम् इन्दसद्वन्द्याणं पिहुवणहिदमधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं। देखिए, गाथा नंबर 24 में काल द्रव्य की चर्चा अपनी चल रही थी। अब इसमें कुछ विशेष कहते हैं, पढ़ेंगे सचिन भैया? कोशिश करता हूँ भैया। कहाँ से पढ़ना है भैया? कौन सा पेज नंबर है? यहाँ पेज कुछ नंबर विशेष कहते हैं। पेज नंबर कितना है भैया? मैंने भी ग्रंथ खोला है एक्चुअली। अच्छा, पेज नंबर 115। यहाँ कुछ विशेष कहते हैं, यदि सभी द्रव्य अपनी अपनी परिणति के उपादान कारण की तरह सहकारी कारण भी हैं, तो फिर गति, स्थिति, अवगाहन के विषय में धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्यों के सहकारी कारण होने का क्या प्रयोजन है? गति, स्थिति, अवगाहन भी स्वयं ही होगा, ऐसा होने पर क्या दोष है? उत्तर: जीव पुद्गल नामक दो ही द्रव्य होंगे, ऐसा मानने में आगम का विरोध होगा। हाँ यहाँ जी, ये विशुद्ध बात यहाँ क्यों थी? क्योंकि कल जब हमने चर्चा की थी कि जब काल द्रव्य है, सभी द्रव्यों को सहकारी कारण है परिणमन में, तो काल द्रव्य को कौन है सहकारी कारण? कि वो स्वयं ही है। तो जब वो अपने को स्वयं हो सकता है, तो सभी द्रव्य अपने अपने को हो जाए। कि अगर हम ऐसा मानेंगे तो फिर दो ही द्रव्य ठहरेंगे, कौन कौन? जीव और पुद्गल। क्योंकि धर्म द्रव्य क्या था? कि जीव पुद्गल की गति में, अधर्म उनकी स्थिति में, आकाश अवगाहना में। तो दो ही द्रव्यों की सिद्धि होगी और आगम का विरोध होगा। यहाँ उत्तर: हम्म यहाँ यहाँ पुद्गल नामक दो ही द्रव्य होंगे, ऐसा मानने में आगम का विरोध होगा। यहाँ विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी शुद्ध जीवास्तिकाय की अप्रतीति से यह जीव संसार चक्र में अनंत काल तक भ्रमित हुआ है। इसलिए वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर समस्त रागादि रूप संकल्प विकल्प की कुलाहल माला के त्याग के बल से जीव के द्वारा वह ही निरंतर ध्यान करने योग्य है, ऐसा भावार्थ है। देखिए क्या कहते हैं कि अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को इसने प्राप्त नहीं किया, इसलिए अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो अब क्या करने लायक है? कि समस्त रागादि संकल्प विकल्पों को छोड़कर, ठीक है, एक शुद्धात्मा का निरंतर ध्यान करने योग्य है। अब इसका सारांश एक बार पढ़ दीजिए जल्दी से। इस गाथा में पुनः काल स्वरूप विस्तार से कहा गया है। निश्चय काल को 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श से रहित, षट गुण हानि वृद्धि रूप, अगुरु लघु गुण वाला, अमूर्त तथा वर्तमान लक्षण वाला कहा है। इस गाथा पर आचार्य अमृतचंद सूरी ने कोई उत्थानिका या टीका नहीं लिखी है, अतः यह गाथा सम्य व्याख्या में होगी ही नहीं। किसी ने इसे बाद में काल के विषय स्पष्टीकरण हेतु जोड़ा है। आचार्य जयसेन स्वामी ने सूक्ष्म समक्ष यह गाथा रही होगी, अतः उन्होंने तात्पर्यवर्ती में इस गाथा पर विस्तृत टीका लिखी है, जिसमें यह स्पष्ट किया है कि कालाणु स्वयं परिणमनशील है तथा अन्य सभी द्रव्यों में परिणमन में निमित्त है। यद्यपि अलोकाकाश में कालाणु नहीं, तथापि लोकाकाश में विद्यमान कालाणु ही अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त होते हैं। इसका कारण यह है कि लोकाकाश तथा अलोकाकाश एक अखंड आकाश द्रव्य है। अखंड आकाश के
किसी भी अंश में कालाणु विद्यमान होने से वह सर्वांश परिणमन का निमित्त होता है। उदाहरणार्थ कुंभकार अपने दंड से चक्र के अंश को स्पर्श कर घुमाता है, तब चक्र अखंड होने पर स्पर्श रूप से घूमता है। अन्य द्रव्यों में परिणमन इसलिए इन्होंने यहाँ में कालाणु कारण निमित्त दिया कारण है। कि वस्तु क्योंकि अखंड है, आकाश द्रव्य अखंड है। जैसे कुम्हार का चाक है ना, तो वो तो एक जगह से पकड़ के घुमाता है, लेकिन वो क्योंकि पहिया पूरा अखंड है, तो जहां से पकड़ के घुमाया खाली वही घूमेगा, कि पूरा चाक घूमेगा। ठीक है, पूरा ही चाक घूमेगा क्योंकि अखंड है। ऐसे ही आकाश द्रव्य के कुछ हिस्से में ही कालाणु है, माने लोकाकाश वाले हिस्से, लेकिन वहां उसके परिणमन में निमित्त होने पर परिणमन तो पूरे ही आकाश में हो। चलिए आगे पढ़िए। ये हम कल चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए। अन्य द्रव्यों के परिणमन में कालाणु निमित्त कारण है तथा कालाणु ही कारण है। जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों के अवकाश व अवगाहन का निमित्त है तथा स्वयं के अवगाहन का ही कारण है, उसी प्रकार कालाणु के संबंध में भी जानना चाहिए। ज्ञान, सूर्य, रतनदीप आदि पदार्थ स्वयं पर प्रकाशक हैं। इनके स्वयं के प्रकाशन के लिए किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। वास्तव में सभी द्रव्य अपनी अपनी परिणति के उपादान कारण हैं तथा अन्य के लिए निमित्त कारण भी है। हाँ जी, प्रश्न किया व्यवहार था काल ना का कि काल द्रव्य अन्य सभी के तो परिणमन में निमित्त है, लेकिन काल द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन है? तो उन्होंने कहा काल कौन द्रव्य का को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य है, रत्न दीप है, वो दूसरों को तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन उनको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता थोड़ी ही है। ठीक है, उसी प्रकार सभी द्रव्य अपनी अपनी परिणति के उपादान कारण है और अन्य के लिए निमित्त कारण भी है। अब व्यवहार काल का कथनचित पराश्रयपना। देखो, व्यवहार काल का पराश्रयपना कह रहे हैं कथनचित। क्यों? क्योंकि उसको समझाने के लिए हमें जीव पुद्गल आदि की तरफ से समझाना पड़ता है। समो निमिषो कट्ठा कलायनाली तदो दिवारती मासो दुयण संवर वृत्ति कालो परायतो। समय निमिष रुकाष्ठ कला तथा घड़ी होते दिन रात मास ऋतु अरु अयन वर्ष इस तरह पराश्रित है यह काल। देखो, काल द्रव्य कोई पराश्रित नहीं है किसी अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? अब वो इस कलश में बता रहे हैं, पढ़िए। व्यवहार काल, समय निमेष। समय, निमेष, काष्ठ, काल, घड़ी, अहो रात्र, दिवस, मास, ऋतु, अयन और वर्षा, ऐसा जो काल अर्थात व्यवहार काल वह पराश्रित है। हाँ जी, पराश्रित कैसे है बताएंगे, पढ़िए। ठीक है। यहाँ व्यवहार काल का कथनचित पराश्रित पना दर्शाया है। परमाणु के गमन के आश्रित समय है। नीचने में आश्रित निमेष है। उसकी निमेष की अमुक संख्या से काष्ठा, कला और घड़ी होती है। सूर्य के गमन के आश्रित अहो रात्र होता है और उसकी अहोरात्र की अमुक संख्या से मास, ऋतु, अयन और वर्ष होते हैं। हाँ जी, ऐसा व्यवहार अब देखिए, ये कथनचित है। वैसे तो अपने से ही होता है, काल द्रव्य से ही होता है व्यवहार काल, लेकिन उसकी प्रसिद्धि, जैसे समय, तो पुद्गल परमाणु जितने टाइम में, ठीक है, एक आकाश के प्रदेश को पार कर ले, तो वो जो समय, समय को किससे समझाया? परमाणु के गमन के आश्रय से। ठीक है। अच्छा, निमेश किसे कहते हैं? पलक झपकना। तो आंख मिचने के आश्रित निमेश हो गया। ठीक है, ऐसा कहते हैं इतने निमेशों की काष्ठ,
इतने काष्ठ की कला, इतनी कला की घड़ी, ऐसे ही दिवस क्या होता है, अहोरात्रि, तो सूर्य के गमन के आश्रित है। और उसी से कि इतने दिनों से मास, फिर इतने मास की ऋतु, इतनी ऋतुओं का अयन, और इतने अयन में वर्ष होते हैं। दो अयन, एक वर्ष में दो अयन होते हैं। एक अयन में तीन ऋतु होती है। ठीक है, एक ऋतु में कितने मास होते हैं? दो मास होते हैं ना। वो बात। हम्म तो एक साल में छह ऋतुएं होती हैं, और एक एक ऋतु दो दो मास की होती है। और दो अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। चलिए, तो ये सब किनके आश्रित हैं? ये सब जीव पुद्गल के आश्रित हैं, समझने समझाने के लिए। हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ? चलिए पढ़िए भैया। ऐसा व्यवहार काल केवल काल की पर्याय मात्र रूप से अवधारण करना आवश्यक होने से, अर्थात पर की अपेक्षा बिना परमाणु, आंख, सूर्य आदि पर पदार्थों की अपेक्षा बिना व्यवहार काल का माप निश्चित करना अशक्य होने से उसे पराश्रित ऐसी उपमा दी जाती है। देखिए, वैसे तो उसको बताना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि काल द्रव्य अरूपी है। ठीक है, उसका परिणमन अपने ज्ञान गम में नहीं है। तो हमने किससे बताया? उद्गल परमाणु की गति से उसको समझाया। निमिष कैसे देखेंगे आप? तो आंख मिचने में जितना टाइम लगा, उससे हमें समझाया, इससे अपने को समझ में आ जाता है, भाव भासना हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसको पराश्रित ऐसी उपमा दी है, क्योंकि उसको डायरेक्ट काल की पर्याय हमारे ज्ञानगम में नहीं है। तो उसको फिर परमाणु, आंख, सूर्य आदि, इनके द्वारा उसका अनुमान कराया जाता है। हाँ जी, बढ़िया। स्थानीय का अब समय आदि व्यवहार काल के निश्चय से परमार्थ काल पर्याय को भी जीव उद्बल की नई पुरानी अवस्था द्वारा दिखाया जाता है। इसलिए कथनचित पराधीनता पराधीनपना देखते हैं। तात्पर्यवर्ती समो मंद गति के परिणत उद्गल परमाणु के निमित्त द्वारा समय व्यक्त किया जाता है। अर्थात मंद गति के गमन करता हुआ उद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पर जितने काल में पहुंचता है उसे एक समय कहते हैं। नेत्र पलक बंद होने से व्यक्त होने तक होने वाला संख्यातीत समयों का एक निमेष है। 15 निमेषों द्वारा व्यक्त एक काष्ठा है। 30 काष्ठ द्वारा व्यक्त एक कला है। 20 कला के कुछ अधिक द्वारा युक्त नाली या घड़ी है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त द्वारा युक्त एक दिन रहता है। 30 दिन रात्रि द्वारा युक्त एक मास है। 2 मास की एक ऋतु है। 3 ऋतुओं का एक अयन है। 2 अयनों का एक वर्ष है। इस प्रकार इति शब्द से कलयोपन, सगरोपन अधिरूप व्यवहार काल जानना चाहिए। और ये और वह मंद गति परिणत उद्गल परमाणु के निमित्त द्वारा व्यक्त किया जाने वाला काल समय है। आंख की पलक बंद द्वारा व्यक्त किया जाने वाला असंख्यात समय वाला निमेष है। 15 निमेषों से एक काष्ठा, 30 काष्ठाओं द्वारा एक कला, कुछ अधिक 20 कलाओं से एक घड़ी, 2 घड़ी से एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त से एक दिन रात, 30 दिवसों से एक माह, 2 माह से एक ऋतु, 3 ऋतुओं से एक अयन, 2 अयनों से एक वर्ष युक्त किया जाता है। इति शब्द से पलयोपन, सागरोपन आदि
रूप व्यवहार काल जानना चाहिए। वह मंद गति से परिणत उद्गल परमाणु के द्वारा प्रकट किया जाने वाला समय है। जल, पात्र आदि बहिरंग उद्गल द्वारा युक्त की जाने वाली घड़ी है। सूर्य बिंब की गमन गमनादि क्रिया विशेष द्वारा व्यक्त किए जाने वाले दिवस आदि व्यवहार काल हैं। प्रश्न, व्यवहार काल कैसा है? उत्तर, कुंभकार आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न मिट्टी के पिंड रूप उत्पन्न कारण जनित घट की भांति निश्चय से व्यवहार काल जनित होने पर भी व्यवहार से उसे पराधीन कहा है। हाँ जी, देखिए ये बार बार बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि व्यवहार काल जो है वो निश्चय काल की पर्याय है और अपने ज्ञान का विषय नहीं है। तो उसकी प्रसिद्धि कैसे होती है? ये जीव पुद्गल आदि के परिणमन के द्वारा वो पकड़ में आता है। देखिए, व्यवहार काल कैसा है? जैसे कुम्हार आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न मिट्टी के पिंड रूप उपादान कारण जनित घट की भांति निश्चय से द्रव्य काल जनित होने पर भी व्यवहार से उसे पराधीन कर। देखिए, अगर परमार्थ से देखें तो ये जो हम जिसे व्यवहार काल कह रहे हैं ना, समय, घड़ी, घंटा, दिन आदि, ये द्रव्य काल माने जो कालाणु है उसकी पर्याय है। लेकिन फिर भी व्यवहार से हम उसे परजनित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके द्वारा जानने में आती है। जैसे धर्म द्रव्य है, आप कैसे जानोगे धर्म द्रव्य को? उसकी पर्याय को। तो जो जगत में जीव उद्गलों में गमन होता है, गति होती है, उसके द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है। फिर देखिए कुछ विशेष प्रश्न किया। कुछ विशेष अन्य द्रव्य हाँ, प्रश्न। पढ़ी। अन्य द्रव की क्रिया विशेष द्वारा सूर्य की गति आदि द्वारा जानने में आने वाला है, तथा जो अन्य उत्पन्न हुए पदार्थों को ज्ञान का कारण है, वही काल है, अन्य कोई द्रव्य काल नहीं है। उत्तर, ऐसा कहना ठीक नहीं है। पूर्वोक्त समय आदि पर्याय रूप सूर्य की गति आदि से व्यक्त किया जाने वाला वह व्यवहार काल है, और जो सूर्य की गति पर परिणति का सहकारी कारण वह द्रव्य निश्चय काल है। हाँ जी, देखिए कुछ अन्य मत वाले व्यवहार काल को तो मान लेते हैं, घड़ी, घंटा, दिन, महीना को। वो कहते हैं बस यही काल है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भैया, ये तो व्यवहार काल है। इसका जो असली कारण है, जो इसमें इस प्रकार का परिणमन पाया जा रहा है, उसका सहकारी कारण रूप जो है वो द्रव्य रूप निश्चय काल है। वो उस कालाणु की निश्चय काल की सत्ता नहीं मानते, घड़ी, घंटा, दिन, महीना को मान लेते हैं। तो हम ये कहते हैं घड़ी, घंटा, दिन, महीना, ये जो पर्याय है, जिसकी पर्याय है वो निश्चय काल है, वो द्रव्य काल है। हाँ जी, पढ़िए। यहाँ प्रश्न है कि सूर्य के गमन रूप परिणति का सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, काल का क्या प्रयोजन है? ऐसा नहीं है। उत्तर, ऐसा नहीं है। गति परिणति परिणत के धर्म द्रव्य सहकारी कारण है, और काल द्रव्य भी सहकारी कारण है, हाँ जी, सुनिए। क्योंकि देखिए, अब दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर परिणमन है। वो कह रहे हैं कि सूर्य जो गति करता है ना, उसमें धर्म द्रव्य कारण है, सहकारी कारण। ये तो बात ठीक है। वो जो गमन कर रहा है इधर से उधर, उसके गति करने में तो धर्म द्रव्य कारण है। लेकिन उसके गति करने में वो जो टाइम जा रहा है, वो एक काल दूसरा का परिणाम। फैक्टर है। एक तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है, उसमें तो धर्म द्रव्य निमित्त कारण है। लेकिन उसमें जो उसको टाइम लग रहा है, जितना वो काल व्यतीत हो रहा है, उसमें काल द्रव्य कारण है। ठीक है, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? जैसे देखो, हमने कल चलना चालू किया, ठीक है, और हम मान लो 50 किलोमीटर चले, तो इसमें तो धर्म द्रव्य निमित्त कारण हुआ 50 किलोमीटर चलने में। लेकिन उस 50 किलोमीटर चलने में हमको 24 घंटे लगे, एक दिन रात लग गया। तो वो जो दिन रात का परिणमन हुआ, ठीक है, वो जो काल का परिणमन हुआ, संडे से मंडे आ गया, ठीक है, इस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त कारण। पढ़ी। क्योंकि सहकारी कारण अनेक होते हैं, क्योंकि घट की उत्पत्ति में
कुंभकार, चक्र, चीवर आदि की तरह तथा चलने में मछली आदि के जल आदि की तरह, मनुष्य के गाड़ी आदि की तरह, विद्याधरों के विद्या, मंत्र, औषधि आदि की तरह, देवों के विमान की तरह काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। देखिए इन्होंने कहा सहकारी कारण भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कुम्हार का जो चक्र चलता है ना, उसमें चीवर आदि अनेक कारण होते हैं चलने में, मछली आदि के जल आदि की तरह। अब मछली को चलने में जल निमित्त कारण है कि धर्म द्रव्य निमित्त कारण है? धर्म द्रव्य भी कारण है भैया, और वो निमित्त कारण है जल। ठीक है, लेकिन अब देखो, जल कोई जबरदस्ती चलाता नहीं है उसको, ऐसे ही धर्म द्रव्य भी जबरदस्ती नहीं चलाता। तो कह रहे हैं कि किसी भी चीज में सहकारी कारण तो अनेकों होते हैं। ऐसे मनुष्य के चलने में गाड़ी, विद्याधर विद्या से चलते हैं, मंत्र से, ठीक है ना। देवों के विमान की तरह काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा पूछे जाने पर प्रमाण पूछ रहे हैं। देखो, जीव का ऐसा सहकारी पूछे कारण जाने पर है। उद्गल है, स्कंदों का सहकारी कारण निश्चय से काल है। आगे कहते हैं कि जीव और पुद्गल क्रियावान होते हैं। क्रियावान का मतलब है एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जो गमन करें, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हों, उन्हें कहते हैं क्रियावान। देखो, ये पूछा था ऐसा कहाँ कहा गया है? पुग्गल करणा जीवा खंदा खलु काल करणे। कहीं से गाथा उद्धृत की है, फुटनोट में दिया नहीं कौन सी गाथा का है रेफरेंस। तो जयसेन स्वामी ने लिखा है, जीव का सहकारी कारण उद्गल है, ठीक है। स्कंदों का सहकारी कारण निश्चय से काल है। अब आगे कहते हैं कि जीव और उद्गल क्रियावान होते हैं। पढ़िए, प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि जितने काल में एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश गमन करता है, उतने काल प्रमाण को समय कहा है। तो उस परमाणु को 14 राजु गमन करने में जितने प्रदेश हैं, उतने समय लगेगा। उत्तर: ऐसा नहीं है, क्योंकि एक प्रदेश गमन द्वारा जो समय की उत्पत्ति कही गई है, वह मंद गति गमन अपेक्षा कही गई है, और एक समय 14 राजु गमन कहा गया है, वह युगपत तीव्र गति की अपेक्षा कहा है। इसमें दोष नहीं है। हाँ जी, मेरा प्रश्न सुनिए। एक प्रदेश को गमन करने में कितना समय लगता है? एक समय। तो 14 राजू गमन करने में कितने समय लगेंगे? एक। अब 14 राजू प्रमाण में जितने प्रदेश होंगे उतने समय लगने चाहिए ना। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं कि वो तो हमने आपको समय समझाने के लिए कहा था, मंद गति की अपेक्षा। अगर उद्गल परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, उसमें जितना टाइम लगता है वो एक समय है, और उसी एक समय में वो 14 राजू गमन कर सकता है। तो दोनों में क्या अंतर है कि वो मंद गति की अपेक्षा, और एक समय में 14 राजू चलता है तो तीव्र गति की अपेक्षा। इसमें कोई दोष नहीं है। एक दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई यहाँ देवदत्त 100 दृष्टांत क्या योजन है? 100 दिन में चलता है, ठीक है, लेकिन विद्या के प्रभाव से एक दिन में 100 योजन जाता है, तो वहां 100 दिन थोड़ी लगेंगे उसको, नहीं होंगे, एक ही दिन होगा। उसी प्रकार शीघ्र गति से गमन करने पर 14 राजू एक समय में गमन कर लेगा, उसमें कोई दोष नहीं है। चलिए अगली गाथा लेते हैं, 26 नंबर की। तो हमने कहा था व्यवहार काल कथनचित पराश्रय पराधीन है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि जीव पुद्गल आदि के गमन आदि से होती है। ये जो घड़ी घंटा दिन महीना आदि बताए, अब ये कहते हैं तो पराश्रय संबंधी सत्य युक्ति नत्ति चिरम व क्षिपम मत्तार हिदम तुषा विखलु बत्ता पुग्गल दव्वेण विना तम कालो पड़ो च भवो अधिक काल या अल्प काल
यह ज्ञान न हो परिणाम बिना, उद्गल बिन परिमाण नहीं, इसलिए पराश्रित काल गिना। देखो, अधिक काल हो गया कि थोड़ा काल हुआ, कैसे पता चलेगा? कि पुद्गल के परिणाम बिना पता नहीं चलेगा। पढ़िए अन्वयार्थ। अन्वयार्थ। चिर अथवा क्षिप्र, अधिक काल अथवा अल्प काल, ऐसा ज्ञान परिणाम बिना, काल के माप बिना हाँ, यहाँ देखो, नहीं परिणाम होता। परिमाण है। परिमाण माने पर, क्वांटिटी, मात्रा भी। परिमाण बिना, कैसे पता लगाओगे कि काल ज्यादा के हो गया कि कम हो गया? जब तक आपको क्वांटिटी नहीं पता चलेगी उसकी। और वो कैसे नापोगे? नहीं होता। जल द्रव्य के बिना नहीं नापा जा सकता। हम्म। और वह परिमाण वास्तव में उद्गल द्रव्य के बिना नहीं होता। इसलिए काल आश्रित रूप से उज उपजाने वाला है, अर्थात व्यवहार काल पर का आश्रय करके उत्पन्न होता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। देखिए, उत्पन्न होने का मतलब सिर्फ क्या है? कि उससे उसका परिमाण होता है, माप होती है। ठीक है, कितना काल होगी, कैसे मापोगे? ठीक है, वो बताया था, पुद्गल की गति से, घड़ी से, सूर्य की गति से, इनसे मापा जाता है। पढ़िए तात्पर्य व्यक्ति। टीका। यहाँ व्यवहार काल के कथनचित पराश्रित पने के विषय में सत्य युक्ति कही गई है। प्रथम तो निमेष, समय आदि व्यवहार काल में चिर और क्षिप्र ऐसा ज्ञान होता है। वह ज्ञान वास्तव में अधिक और अल्प काल के साथ संबंध रखने वाले परिणाम बिना संभवित नहीं होता। और वह परिणाम प्रमाण और वह प्रमाण उद्गल द्रव्य के परिणाम बिना निश्चित नहीं होता। इसलिए व्यवहार काल पर के परिणाम द्वारा ज्ञात होने के कारण यद्यपि निश्चय से वह अन्य के आश्रित नहीं है, तथापि आश्रित रूप से उत्पन्न होने वाला कहा जाता है। हाँ जी, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप बताइए, क्या काल द्रव्य पराश्रित है? परमार्थ से पूछें तो काल द्रव्य पराश्रित है कि स्वाश्रित है? सुआश्रित। स्वाश्रित है। ठीक है, तो हम पराश्रित किस अपेक्षा कह रहे हैं उसको? व्यवहार व्यवहार काल को। व्यवहार काल को। तो क्या व्यवहार काल पर के कारण ही उपजता है क्या? उपजता तो अपने ही कारण है ना, लेकिन उसको जानने के लिए, जानने के लिए ठीक है, हमें क्या उद्गल आदि की अपेक्षा लगानी पड़ती है। ठीक है, तो काल द्रव्य का बहुत विस्तार हो गया। हाँ जी, इसलिए यद्यपि काल को इसलिए इसलिए यद्यपि काल को अस्थिकाय पने के अभाव के कारण यहाँ अस्थिकाय की सामान्य प्ररूपणा में कहा प्ररूपणा में उसका साक्षात कथन नहीं है, तथापि जीव उद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति अनु द्वारा सिद्ध होने वाला निश्चय रूप काल और उनके परिणाम के आश्रित निश्चित होने वाला व्यवहार रूप काल पंच आस्तिकाय की पंच आस्तिकाय की भांति लोक रूप में परिणत है। ऐसा अन्यत तीक्ष्ण सृष्टि से जानना जा सकता है। देखिए, वैसे नहीं दिखता किसी को काल द्रव्य और काल द्रव्य का परिणाम, लेकिन अगर आप अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि से देखें तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि पुद्गल के परिणमन के द्वारा बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, तो काल का परिणमन हुआ। ठीक है, इससे हमें ज्ञात होता है। इस प्रकार षट द्रव्य पंचास्तिकाय के सामान्य व्याख्यान रूप पीठिका समाप्त। अब यहाँ इन्होंने सिद्ध कर दिया कि काल द्रव्य है, उसकी अपनी पर्याय है, वो स्वाश्रित है, लेकिन उसको बताने के लिए उसकी सिद्धि उद्गल आदि के परिणाम बिना नहीं हो सकती। तो जो हमने उत्थानिका। पीछे गाथाओं में व्यवहार काल का कथनचित पराधीनपना कहा, वो कैसे संभव है? तो पढ़िए तात्पर्य वृत्ति।
नहीं होता है। हानि का नहीं होता है। प्रश्न, क्या क्या नहीं होता है? उत्तर, अधिक काल स्वरूप, चिरकाल तथा अल्पकाल स्वरूप, शीघ्र काल है। प्रश्न, कैसे काल का ज्ञान नहीं होता है? उत्तर, मात्रा रहित, परिणाम रहित अथवा मान विशेष रहित काल का ज्ञान नहीं होता है। चिरकाल का परिणाम घड़ी, प्रह परहर आदि है, और क्षिप्र काल का अथवा सूक्ष्म काल का मात्र शब्द से वाच्य परिणाम है, परिमाण है, वाच्य परिमाण है। प्रश्न, क्या है? समय, आवली आदि सूक्ष्म काल का परिमाण है। सूक्ष्म काल की जो समय आदि मात्रा है, वह मंद गति, परिणत पुद्गल, परमाणु तथा नेत्रों की पलक का खुलना आदि पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं जानी जाती है। चिरकाल अथवा घड़ी आदि का परिमाण यहाँ मात्रा घड़ी के निमित्त भूत जल पात्र आदि द्वारा के बिना नहीं जानी जाती है। इसलिए समय, घड़ी आदि सूक्ष्म तथा स्थूल रूप व्यवहार काल यद्यपि निश्चय से काल द्रव्य की पर्याय हैं, तथापि व्यवहार से परमाणु जल आदि पुद्गल द्रव्य के आश्रय व निमित्त से उत्पन्न होती हैं, ऐसा कहा गया है। हाँ जी, अब देखिए, जैसे आप अपने घर की लंबाई नापते हैं, फर्श की लंबाई, तो उसके लिए कोई स्केल चाहिए ना आपको, कोई फीता हो, ठीक है, कोई फुट्टा हो, इंची टेप हो, उसके द्वारा ही नापा जाएगा, या फिर हाथ से नापेंगे, ठीक है। लेकिन हाथ के कारण है क्या वो भूमि का क्षेत्र, या वो अपने से ये क्षेत्र? जैसे आपके मकान की गहराई 60 फुट है, तो वो 60 फुट, फुट होता है ना फुटा, तो फुटे से नापते हैं तो उसको फुट कह दिया। तो फुट के कारण है क्या उसकी लंबाई, या अपने से है? अपने से है। लेकिन अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि कितना है, उसका माप क्या है? तो उसके लिए हमें उद्गल का आश्रय लेना पड़ा, फुट्टे का या इंची टेप का। बात समझ रहे हैं आप? जैसे दूध है, दूध, अब वो दूध कितना है कैसे पता चले? तो फिर लीटर से नापते। लेकिन लीटर का प्रवेश है क्या उसमें दूध का? दूध की सिद्धि लीटर से हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीटर ने उस दूध को बनाया है, वो तो उसकी माप करता है। ऐसे आपको किसी को भी जानना है तो उसकी परिमाण द्वारा ही तो जानेंगे कि काल है कि क्या है, काल का कोई परिणमन है कि नहीं है, कि है। तो अब कितना काल हो गया, कितना मतलब उसका माप, परिमाण, कोई स्केल। तो उसको मापने के लिए हम घड़ी से मापें, निमेष से मापें, सूर्य की गति से मापें। तो इनको मापने के लिए हमें पर की आवश्यकता पड़ती है। बाकी चर्चा बाद में लेंगे। ये वैसे हो गया, परसों फिर दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोगों को ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा ना ये? थोड़ा सा विषय, क्योंकि सैद्धांतिक विषय है, कहानी एग्जाम्पल वगैरह यहाँ कुछ नहीं आएंगे, मूल सिद्धांत की बात चल रही है। ठीक है, नहीं आए तो आप लोग पूछना। तो एक बार तो ये चीजें पढ़नी जरूरी है, और इसी के आधार से द्रव्य संग्रह बनाया है। द्रव्य संग्रह और थोड़ा सा सरल बना दिया। भैया मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ना ऐसा मिक्सअप सा लग रहा है, सारी गाथाएं मतलब एक जैसे मिक्स है, एक दूसरे से रिलेटेड। एक्चुअल में क्या है कि रिपीटेशन बहुत हो रहा है ना उस चीज का। जैसे अभी काल की बात चल रही है, तो पिछली 5-6 गाथाओं से काल 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 की ही चल रही है, ताकि उसकी घुटाई हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी पहली बार आप लोगों के लिए नया है विषय, इसलिए भी थोड़ा कठिन लग सकता है। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो सब सीख जाएंगे। सब तरह की चीजें पढ़नी चाहिए। चलिए, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ भो।